हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली RSRTS प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाइव सेशन नहीं करके वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको ये क्लास प्रदान कर रहे हैं। यह गतिशील और निरंतर जो चलने वाली क्लास है वो आप सबके लिए सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा जो बिंदु चल रहा था कल की क्लास में वो चल रहा था लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति। उसमें हम आगे बढ़ते हैं, लोक नीति की परिभाषाओं में बात करते हैं, जिसके अंदर डिमोप ने, रिचर्ड रोज ने, रॉबर्ट आइंस्टाइन ने, कार्ल जे फेडरिक के अनुसार बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई गई थी। उसके आधार पर हम बात करें कि जो लोक नीति होती है वो किस प्रकार से गतिशील होती है, तो ये गतिशील और निरंतर परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखती है। जब उद्देश्य बदलते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन होता है तथा परिस्थितियों में भिन्नता आती है और उसी के अनुसार तदनुसार नीति का निर्धारण किया जाता है। उपरोक्त जितनी भी परिभाषाएं हमने बात की थी कल की क्लास में, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि लोक नीतियाँ सरकारी निर्णय होते हैं जो कुछ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी गतिविधियों के परिणाम के रूप में सामने आती है। अब बात करेंगे लोक नीति के प्रमुख लक्षणों के बारे में। तो उपरोक्त जो परिभाषाएं उनके आधार पर देखें तो लोक नीति के निम्नलिखित लक्षण उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहली बात, पहला बिंदु है लोक नीति के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन में क्रियाविधि का एक सुक्रमित ढांचा या प्रक्रिया भी शामिल है। इसके लिए महत्वपूर्ण सरकारी अभिकरणों जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, नौकरशाही एवं न्यायपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक क्रिया की आवश्यकता है। लोक नीतियाँ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अभिमुख होती हैं जो सरकार की योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताती हैं। लोक नीति वह होती है जो सरकार वास्तव में करने का निश्चय करती है या करना पसंद करती है। यह एक निश्चित प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत सरकारी वर्ग का राजनीतिक वातावरण के विशिष्ट कार्य क्षेत्र से संबंध को दर्शाती है। इसके अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे है कानून, अध्यादेश, न्यायिक निर्णय आदि। लोक नीति सामूहिक रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्रियाकलापों की प्रक्रिया है, न कि उनका पृथक निर्णय। लोक नीति को कानून एवं सत्ता का समर्थन प्राप्त रहता है। लोक नीति हमेशा सकारात्मक होती है क्योंकि यह सरकार को विशिष्ट समस्याओं के समाधान के कार्य में संलग्न करती है। यह नकारात्मक भी है क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट मुद्दों पर सरकार की कार्यवाही न करने संबंधी निर्णय भी शामिल रहते हैं। लोक नीति निर्माण की विशेषताएं हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया, कुछ ऐसे तत्व भी कार्यशील होते हैं जिनका पता नीति निर्धारकों को भी नहीं होता है और इनका पता लगाना एक जटिल प्रक्रिया होती है। परिवर्तनगामी प्रक्रिया, परिवर्तित होती परिस्थितियों से प्रभावित मुद्दे, समय एवं समाज के अनुरूप इसमें शामिल तत्वों की सक्रियता एवं भागीदारी में अंतर आता रहता है। उपसंरचना का योगदान है, तो प्रत्येक उपसंरचनाओं का लोक नीति निर्माण में योगदान अलग अलग या भिन्न भिन्न समाजों पर निर्भर करता है। निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्माण में निर्णय की अहम भूमिका होती है क्योंकि यही बाद में नीति के रूप में परिणत होती रहती है। दिशा निर्देशों का रेखांकन, मुख्य बातों के लिए दिशा निर्देश तय होने के बाद उपनीतियों के ब्यौरों एवं उन्हें व्यवहार में लाने के लिए नियम निर्मित करना। कार्य रूप में परिणत सामाजिक दृष्टि से लोक नीतियों की सार्थकता उनके क्रियान्वयन में है। भविष्योन्मुखी नीति निर्माण में भविष्य पर नज़र रखी जाती है। इसमें भविष्य की अनिश्चितता होती है, शंका एवं अनुमान को साथ साथ लेकर चला जाता है। लोकहित की अवधारणा लोक नीति को प्रभावित करती है और यह नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण औजार होता है। संसाधनों का उचित उपयोग, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक लाभ उठाने के विचार से बनाई जाने वाली लोक नीति में परिमाणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोक नीति के उद्देश्य एवं निर्णय की बात करें तो लोक नीति का संबंध निश्चित उद्देश्य से होता रहता है। यह वह साधन है जो किसी साध्य की प्राप्ति कराता है। उद्देश्य नीतियों के लक्ष्य होते हैं। यह वांछित परिणाम है जिसे समाज या सरकार प्राप्त करने की कोशिश करती है। निर्णय चयन की एक प्रक्रिया है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है कार्यबद्ध एवं गैर कार्यबद्ध। ये दोनों ही निर्णय हैं। नीति अधिक व्यापक शब्द की अवधारणा है।
जो स्वयं में निर्णयों का अनुक्रम सम्मिलित करती है और इसका समय परिप्रेक्ष्य भी लंबा होता है। लोकनीति के विभिन्न प्रकार। तो लोकनीति विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। एक है तात्विक अथवा सारगत नीतियाँ। ये नीतियाँ समाज के सामान्य कल्याण एवं विकास से संबंधित हैं। शिक्षा का प्रबंध एवं रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थिरीकरण, विधि एवं व्यवस्था परिवर्तन, प्रदूषण निरोधक विधान आदि कार्यक्रम तात्विक नीति के सूत्रीकरण के परिणाम हैं। ये नीतियाँ समाज के विशिष्ट या विशेषीकृत वर्गों से संबंधित नहीं होती हैं, बल्कि ऐसी नीतियों का सूत्रीकरण समस्त समाज, संविधान के मूल स्वरूप, सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों एवं समाज की नैतिक मांग के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नियंत्रक नीतियों की बात करें तो नियंत्रक नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जनोपयोगी सेवाओं आदि के नियंत्रण से होता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, राज्य वित्तीय निगम, राज्य विद्युत परिषद आदि जैसी सेवा प्रदाता संस्थाओं और सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ नियंत्रक नीतियाँ कहलाती हैं। इसके बाद में वितरक नीतियों की बात करें तो ये नीतियाँ समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती हैं। इसमें मुख्यतः सारे लोक सहायक एवं कल्याण कार्यक्रम शामिल रहते हैं। अनुदान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। पुनः वितरक नीतियों की बात करें तो पुनः वितरक नीतियों का संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से है, जो मूल सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। कुछ सार्वजनिक वस्तुओं, पब्लिक गुड्स एवं कल्याण सेवाओं का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों में बेमेल होता है। ऐसी सेवाओं एवं माल को पुनः वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। पूंजीकरण नीतियों की बात करें तो पूंजीकरण नीतियों के अंतर्गत राज्यों एवं स्थानीय सरकारों को संघीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। यह सहायता केंद्रीय एवं राज्य के व्यवसायों तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रदान की जाती है। पूंजीकरण नीतियाँ तात्विक, नियंत्रक, वितरक एवं पुनः वितरक नीतियों से भिन्न होती हैं, क्योंकि इन नीतियों द्वारा लोक कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। आज की क्लास RS RTS प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोक नीति के महत्व की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में नीति एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किसी कठिनाई या मुद्दे से निपटने की एक महत्वपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। बिंदु नंबर 1 है, किसी भी समाज में राज्य द्वारा अपने लिए चुनी गई भूमिकाओं में लोक नीति का विस्तार एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। लोक नीतियों के माध्यम से राज्य ने अपना कार्य क्षेत्र केवल नियंत्रण से विस्तारित कर विकास तक फैला दिया। नीतियों के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन के लिए अनेक सरकारी शाखाओं एवं संस्थाओं का जन्म हुआ है। चूँकि लोक नीतियों का पहला मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में रहा है, इसलिए औद्योगिक एवं कृषि संबंधित विकास के क्षेत्र में व्यापक नीतियों का सूत्रीकरण हुआ है। अनेक नीतियों को कानूनी अधिनियमों में परिवर्तित कर दिया गया, जैसे औद्योगिक विकास एवं नियंत्रक अधिनियम या भूमि काश्तकारी कानून। भारत में लोक नीतियों का सूत्रीकरण सामाजिक आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये उद्देश्य जटिल रहे हैं तथा सुसंगत नीतियों की मांग करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व आदि लोकनीति के मुख्य भाग बन गए हैं। लोकनीति का अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल युद्ध में भाग लेने वाले देशों में सामाजिक आर्थिक संकट पैदा किए, बल्कि उन देशों में भी अन्य अनगिनत समस्याएं पैदा कर दी जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए थे या स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में थे। उपनिवेशवाद ने इन देशों को अभावग्रस्त बनाकर छोड़ा था। अतः इस संकट में राज्य के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ डाल दिया गया था। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की समस्याओं को लाभप्रद लोक नीतियों के जरिए ही हल किया जाता था। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा हिस्सा राज्य की भागीदारी से ही संपन्न हो पाया और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिला, जिससे समाज के पीड़ित तबकों की ओर ध्यान दिया गया। प्रतियोगी व्यवस्था पूंजीवादी में राज्य एक निर्णायक की भूमिका धारण करते हुए कुछ नीतियां निर्धारित करता है एवं प्रतियोगी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। पूंजीवादी समाजों में उन विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं तथा संकटों का सामना करने के लिए पर्याप्त क्रियाविधि उपलब्ध नहीं रहती, जिन्हें बाजार पैदा कर देता है। यही ऐतिहासिक आवश्यकता है जिसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। इस प्रक्रिया में राज्य लोक नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करता है।
प्रतियोगिता तथा निजीकरण की ताकतों द्वारा पैदा की गई विकृतियों को सही करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्य की ही होती है। और इस संदर्भ में राज्य द्वारा नीतियों का निर्धारण समय एवं स्रोतों की उपलब्धता, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभाव, सुरक्षा उपाय तथा संवैधानिक उपबंधों आदि को ध्यान में रखकर करना होगा। भारत में लोक नीति के महत्व को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करके ढांचागत हस्तक्षेप, तकनीकी हस्तक्षेप तथा गरीबी उन्मूलन हस्तक्षेप के संदर्भ में देखा जा सकता है। नीति निर्माण हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं। प्रत्येक संस्था को अपने कार्यों के अनुरूप स्वयं के लिए नियम, कानून आदि बनाने का अधिकार है। अन्य संस्थाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से तुलना करने पर हम देखते हैं कि राज्य के कानून अपरिहार्य हैं। ये शासकों एवं शासितों पर साथ साथ लागू होते हैं। इसमें सार्वभौमिकता का एक शक्तिशाली तत्व विद्यमान रहता है, क्योंकि ये सभी समूहों पर लागू होते हैं। प्रत्येक समाज के क्षेत्र में राज्य का कानून एक अटूट ढांचा होता है। तो ये जो क्लास है हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट के माध्यम से रिकॉर्ड करके आप सभी को प्रदान की जा रही है। इसका आज का मुख्य जो शीर्षक है वो है लोक नीति। तो राज्य को एक ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से निग्रहकारी शक्तियों के साथ समाज व्यवस्था की सार्वभौमिक बाहरी परिस्थितियों में कार्य करती है, इनके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जनतांत्रिक सरकारों में नागरिकों द्वारा वास्तविक चुनाव द्वारा अपने सर्वोच्च नीति निर्माताओं का चुनाव किया जाता है। चुनाव का सच आगामी नीति निर्धारकों के लिए इस नियम को लागू कर देता है कि नीति निर्धारण में नागरिकों की इच्छा का अत्यधिक महत्व है। जनतंत्र में अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा सहित बहुमत के शासन पर आधारित नीति निर्धारण प्रणाली की आवश्यकता होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था में राज्य का अधिनायक तत्व रहता है। इसमें नीति प्रक्रिया के तहत गतिविधियों की एक श्रृंखला होती है, जिन्हें ध्येयों का निर्धारण, कार्यवाही करना तथा लागू करना जैसी श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ध्येयों के निर्धारण के बिना सरकारी प्रभाव नहीं रह सकती। इस व्यवस्था में विचारधारा, सामाजिक आवश्यकताएं तथा विकासात्मक दबाव ही ध्येयों के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं। इसके अतिरिक्त ध्येयों के निर्धारण के अन्य आधारों में जनता एवं राज्य की आवश्यकताओं के प्रति नेताओं का जो दृष्टिकोण होता है, नेताओं एवं जनता के बीच जटिल अन्योन्य क्रिया आदि शामिल रहते हैं। ध्येयों की पहचान कर लिए जाने के पश्चात नीति प्रस्तावों के जरिए उन पर कार्यवाही की जाती है। वैकल्पिक नीतिगत कार्यवाही को औपचारिक तौर पर पोलित ब्यूरो के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पोलित ब्यूरो अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय है। किसी फैसले पर पहुंचने के पश्चात विभिन्न सरकारी संस्थाओं एवं एजेंसियों के पास नीतिगत कार्यवाही को अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। सरकारी नौकरशाही पर नीति में निश्चित किए गए ध्येयों को प्राप्त करने हेतु नीति को लागू करने का कार्यभार रहता है। भारत में बात करें तो भारत में नीति निर्धारण की अभिकरण। सबसे पहली बात है संविधान। भारत में नीति निर्धारण में सबसे ज़्यादा योगदान संविधान का है। भारत का संविधान नीतियों का मुख्य स्रोत है। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व नीतियों के प्रेरणा स्रोत हैं। संसद की बात करें तो सरकार की प्रमुख नीतियां हैं वो संसद द्वारा स्वीकृत होती हैं। मंत्रिपरिषद की बात करें तो नीति निर्धारण का प्रमुख निकाय होता है मंत्रिपरिषद। योजना आयोग, जिसका अभी वर्तमान में नाम है वो नीति आयोग है, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद है तो पंचवर्षीय योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका नीतियों की समीक्षा करना, और इसके बाद में है सलाहकारी समितियां, तो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रेस की बात करें तो जो नई नीतियां आती हैं, नई नीतियां बनाने में, प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य है वो प्रेस का होता है। तो इस प्रकार से ये जो क्लास है जिसको हमने रिकॉर्ड करके सभी मित्रों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप हमारे अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी मित्रों तक हमारी क्लास को ज़रूर पहुँचाएँ। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।